हेलो एस्पिरेंट, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी स्पेशल सीरीज में हम लाए हैं आपके लिए जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं बिहार में, और साथ ही साथ जो कांग्रेस का जो नेसेंट पीरियड था उससे जितने भी छोटे बड़े सवाल बन सकते हैं उन सबों का समावेशन इस लेक्चर में, इस सेशन में किया गया है। इस सेशन यानी कि इस एपिसोड का जो फॉर्मेट होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, जिसमें हम सिर्फ वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार बीपीएससी और साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको बेहतर अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए बीपीएससी और बिहार एसएससी ओरिएंटेड जो ब्रह्मास्त्र का सीरीज है वो। उस सीरीज में हम लोगों ने देखा है कि 5000 जो प्रश्न हैं उनको इसमें हम लोग शामिल करने वाले हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में हम इस सीरीज को पूरा कर रहे हैं। इन एपिसोड्स की जो भी कुछ नोटिफिकेशन है उसे आपको जो सही समय हो उस पे मिल सके, इसलिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अपने वैसे एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर करें जो इस तरह के एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर मदद मिल सके और साथ ही हमारे जो चैनल है उसका जो रीच है वो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और इससे हमें जो है एक कहे कि सबल प्राप्त हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बिहार एसएससी का जो टेलीग्राम का जो चैनल है उस पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उसे ज्वाइन करने से क्या होगा कि इस जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी क्लासेस इस पे आते हैं, उन सबों का आपका जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, साथ ही साथ उनका जो A4 साइज में जो पीडीएफ है वो आपको इस पे मिल जाएंगे, ताकि आप उसको सही समय से रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आज क्या रहने वाला है खास बिहार बीपीएससी बिहार एसएससी स्पेशल में, तो आज जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं और जो कांग्रेस का जो नेसेंट पीरियड था, यानी कि कहें कि एक तरह से ऐसा अवस्था था, उसमें जो कुछ भी छोटे बड़े सवाल बनेंगे उसमें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, शुरू करते हैं अपना सेशन, और आज के जो प्रमुख सवाल हैं उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सवाल है सबसे पहला, वो है संथाल विद्रोह के लेकर के, जिसमें ये सवाल बन कर के आता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके रहे हैं या फिर वैसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी संभावना पूछने की बनी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेशन जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक तरह का ब्रशअप है, एक तरह का टचअप है, जिसमें हम अपनी तैयारी को कहें कि पुख्ता करते हैं। जो ऑलरेडी हमारी जो तैयारी हो चुकी है उसको एक बेहतर धार देते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे और जो कहीं ना कहीं देखने में हमें सुना सुना सा या कहें कि ईजी लगता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न की वजह से कभी-कभी गलत हो जाते हैं, वो गलती हम ना कर पाएँ। ठीक है? तो इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आते रहे हैं, वो सारे संभावनाओं को ध्यान में रख कर के इस सेशन का कहें तो निर्माण किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सवाल की तरफ, और आज का सबसे पहला जो हमारा सवाल है, वो है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए हो जाता है सिद्धू कानू, बी बिरसा मुंडा, सी जगन्नाथ देव, और डी रूपकरण। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, और वेल नोन क्वेश्चंस में क्या है कि ये जो संथाल विद्रोह है उसके लीडर कौन थे, तो सिद्धू और कानू थे। ठीक है, सिद्धू और कानू जो थे इसके नेता थे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो हो जाता है वो सही हो जाता है। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, इन चार भाइयों के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो संथाल परगना था उसका जो ये विद्रोह है हुआ था। ठीक है, और ये संथाल परगना जो संथाल बहुल क्षेत्र था, इन क्षेत्र में हुए इस आंदोलन को हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये चार भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही यानी राजमहल सब डिवीजन जो था
वहाँ से हुई थी, ठीक है। कब हुई थी ये सवाल है। हमने जाना कि ये जो लीडर है कौन थे, सिद्धू थे और कान्हू, ठीक है। ये दो भाई थे प्रमुख रूप से, और बाकी चाँद भैरव भी थे साथ में। और उनका जो गांव था वो भगनाडीही था। क्या था? भगनाडीही। तो इस तरीके से जो ये विद्रोह हुआ, जिसको हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, वो कब हुआ? 10 मई 1855, या फिर 30 जून 1855, या फिर 30 जून 1856, या फिर 3 मई 1855। ये किस टाइम में हुआ? जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले जो सेशन किया था, वो 1857 की जो क्रांति है उस पे किया था, जिसमें बिहार की विशेषकर जो भूमिका थी उस पे हम लोगों ने प्रकाश डाला था। तो इस लेक्चर को अगर आपने नहीं सुना है, यानी कि 1857 की क्रांति को नहीं सुना है, जो बीपीएससी के लिए कहे तो बहुत ही दुलारा चैप्टर है। इससे हमेशा किसी न किसी तरीके का कुंवर से रिलेटेड, या फिर कहे 1857 की क्रांति से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाते रहे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो सेशन नहीं अटेंड किया है, तो मैं आपसे कहूँगा एक बार कि आप उस सेशन को देखें, उसके बाद फिर कहे तो अपनी तैयारी को और अच्छे से बढ़ाएं, ठीक है। तो पहले उस सेशन को भी आप जो है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सॉरी, ये जो सवाल हमारा था उसमें है कि सिद्धू कान्हू के जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, जो इन्होंने आंदोलन किया था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? हमें बताना है कि कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। एक मिनट। हमारे इस सवाल का जो ऑप्शन हो जाता है वो है 10 मई 1855, 30 जून 1855, 30 जून 1856, या फिर 3 मई 1856। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 30 जून 1855, यानी कि संथाल विद्रोह, जो कि सिद्धू कान्हू की नेतृत्व में भगनाडीह जो उनका गांव था, वहां से जो शुरुआत की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही से 30 जून 1855 को हुआ था। तो दो चार फैक्ट जो हमारे क्लियर हो गए, वो संथाल विद्रोह को लेकर के पूरे तरीके से वो क्लियर हो गए कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 57 तक चला, इसका फैलाव कहाँ कहाँ था? यानी कि कहने का मतलब है कि इस प्रोटेस्ट का, यानी कि इस विद्रोह का, हम कहें कि कहाँ तक फैलाव रहा, यानी कि प्रभाव रहा। भभुआ से कटिहार, रोहतास से रांची, बर्दवान से लेकर भागलपुर, या बर्दवान से लेकर के किशनगंज, ये कौन से क्षेत्र थे जहां पर ये हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भागलपुर का जो इलाका है, ठीक है, जो राजमहल वाला जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, जो संथाल परगना के नाम से जाना जाता था, तो उस एरिया में था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बर्दवान से लेकर के भागलपुर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1855 से 57 तक जो ये हमारा संथाल विद्रोह हुआ, जिसका फैलाव कहाँ से था? बर्दवान से लेकर के भागलपुर तक था। पश्चिम में कहलगांव, यानी कि भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा, और दक्षिण में रानीगंज और सैंतिया तक क्षेत्रफल संथालों ने लगभग मुक्त कर रखा था, मतलब अपने प्रभाव में इन्होंने ले लिया था, अंग्रेजों से छीन लिया था, ठीक है। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया? ठीक है, यानी कि जब संथाल विद्रोह 1855-56 के करीब में हुए, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने उन विद्रोहों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए
वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया था, तो कब किया था? 10 जनवरी 1856, 3 मई 1856, या फिर सी ऑप्शन है 10 नवंबर 1855, या 3 जनवरी 1856। ठीक है, ये सारे बहुत ही फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं देखने और सुनने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में हम पहुंचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसलिए इन तरह के सवालों को हमें बार-बार देखना चाहिए, बार-बार हमें रिपीट करना चाहिए। इस तरीके से कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया, है नहीं? और ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन था? अभी हम लोगों ने देखा, बर्दवान से लेकर के भागलपुर एरिया तक, और ऊपर अगर हम चले जाएँ तो गंगा तक, गंगा के जो क्षेत्र थे वो, और नीचे चले जाए तो रानी तक, है नहीं? रानीखेत तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो ये जो क्षेत्र, इनमें मार्शल लॉ लागू कब किया गया था? 10 जनवरी 1856, 3 मई 1856, या फिर 10 नवंबर 1855, या फिर अगर हम बात करें तो 3 जनवरी 1856। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 10 नवंबर 1855। 10 नवंबर 1855 में इन क्षेत्रों में सिद्धू और कान्हू के जो प्रभाव थे, उनके जो विद्रोही जो कहें कि कार्यप्रणाली थी, उससे परेशान होकर के उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया था 10 नवंबर 1855 को। ठीक है, और 3 जनवरी 1856 को वहां से मार्शल लॉ हटा दिया गया था। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पूरा का पूरा जो पीरियड था उसमें ये जो विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह में 3 जनवरी 1856 को वहां से मार्शल लॉ हटा दिया गया। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया, है नहीं? वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को और सुदृढ़ तरीके से करने के लिए वहां पे एक अलग से परगना का गठन किया गया, जिले का गठन किया गया, यानी संथाल परगना जिले का गठन किया गया। तो किस आंदोलन के बाद? ठीक है, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, या फिर रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह? तो जाहिर से इसका आंसर हो जाएगा कि संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संथाल विद्रोह के बाद इस जिले का गठन किया गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? जब ये विद्रोह हो रहे थे तो जो अंग्रेज कमांडर जो इसे दबाने के लिए आते थे, तो उसमें जो अधिकारी, जो कमांडर को हराया गया, वो उसमें कौन थे? ऑप्शन ए कैप्टन निक फेविले, लेफ्टिनेंट बॉस्टिन ऑप्शन बी में है, जबकि सी मेजर बारो, और डी कर्नल वाइट। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे जो अधिकारी थे उन्हें 1857 की क्रांति में भी हमारे विभिन्न क्रांतिकारियों ने हराया था। तो ठीक उसी तरीके से संथाल विद्रोह में इनमें से किसे हमारे विद्रोहियों ने हराया था। ठीक है, तो इसमें 1855 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो मेजर बारो हैं, ऑप्शन सी, ठीक है, उसे हराया गया था संथाल विद्रोह के दौरान। संथालों ने 1855 में मेजर बारो को युद्ध में पराजित किया था। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आप सही तरीके से देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए है 1831-32, 1844-46, 1951-52, ठीक है, और 1855-56। तो दूर से ये हमें झलकता हुआ दिख रहा है इसका आंसर, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1855 से 56। ठीक है, संथाल विद्रोह मुख्य रूप से 1855 से 56 ईस्वी के दौरान हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह की अवधि थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है 1855 से 56। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोह की कुल अवधि 1855 से 57, यानी 1855-56 के करीब था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भागलपुर का जो एरिया है वहां पे संथालों ने अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, संथालों ने भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से ऐसा करती थी कि उनके मन मुताबिक जो राज्य नहीं करते थे, उन्हें हटा करके, उन्हें पदच्युत कर करके उनके स्थान पे अपने जो कहे हित के जो साधने वाले व्यक्ति होते थे उसे राजा बना देते थे। तो ये सवाल है हमारा कि जो राजा ये थे जयनाथ सिंह थे, उनके जगह पे किन्हें वहाँ पे राजा बनाया गया था, है नी? तो ये हमारा ऑप्शन है जयपाल सिंह को, बी गोपाल राय और सी जगन्नाथ राय और डी हो जाता है हमारा प्रभुनाथ महिसा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा गोपाल राय, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि जयनाथ सिंह को हटा करके अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोपाल राय को वहां का राजा नियुक्त किया था। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था और उस दरमियान वहां के राजा को हटा दिया गया था। ठीक है, चेर विद्रोह से जुड़ा हुआ। अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ जेल में डाल दिया? ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि अंग्रेजों ने जो वहाँ के गोपाल राय थे, जिनको पहले उन्होंने राजा बनाया था, जी ठीक है, फिर उसके बाद जब उन्होंने चेरों का समर्थन किया तो उन्हें बंदी बना करके किस जेल में डाला गया था? ठीक है, ये हमारा सवाल हो जाता है और बहुत ही ये कहें तो चेर विद्रोह से जुड़ा हुआ ये इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही इस तरह के जो सवाल होते हैं उसके पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है रांची के जेल, बी मुजफ्फरपुर, सी गया या डी पटना। तो जो अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक जो थे राजा गोपाल राय, उन्हें बंदी बनाकर किस जेल में रखा था? पटना के जेल में रखा था, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। अंग्रेजों ने राजा गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया था। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? अरे अब हम लोग जो है चेरो विद्रोह के बारे में देख रहे हैं। यहाँ जितने भी सवाल आ रहे हैं वे सारे चेरो विद्रोह, यानी कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पूरे के पूरे एक सीरीज के फॉर्म में, कंटिन्यू फॉर्म में ये आ रहे हैं, जिससे हमारा जो रिवीजन है और थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? चुरामन राय, बी राय सिंह, सी मुन्ना कहार या डी भूषण सिंह। किसके नेतृत्व में चेर विद्रोह हुआ था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो भूषण सिंह थे, ऑप्शन डी, उनके नेतृत्व में चेरो विद्रोह जो है कहे कि हुआ था। 1802 में भूषण सिंह के हने नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो कहे और चेरो विद्रोह हुआ था, जिन्हें 1802 में उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। यानी कि चेर विद्रोह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पूरे तरीके से किनके नेतृत्व में लड़ा गया था? ये भूषण सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। और अगर हम बात करें इनके समर्थक कौन थे, तो राजा गोपाल राय थे और इनको बंदी बना करके अंग्रेजों ने पटना के जेल में रखा। ठीक है, फिर इसके पहले हम लोगों ने देखा कि संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह में हम लोगों ने देखा कि ये 1855 से 56 के पीरियड में हुआ। संथाल परगना यानी भागलपुर के एरिया में, राजमहल वाले एरिया में हुआ और इसके जो प्रमुख लीडर थे सिद्धू कालू, चांद और भैरव थे। तो इस तरीके से हम कहें कि जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं उनके जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं, जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, उनको हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? अब ये जो हमारा अगला जो आ गया वो उलगुलान विद्रोह से आ गया और ये उलगुलान विद्रोह जो था वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? संथालों से जुड़ा हुआ था, कच्छा नागा से जुड़ा हुआ था, कोल से जुड़ा हुआ था या बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था? यानी कि किससे जुड़ा हुआ था हमारा ये उलगुलान विद्रोह? तो ये उलगुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा यानी ऑप्शन डी, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ। उलगुलान विद्रोह महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और ये बहुत ही प्रभावशाली कहे तो जनजातीय आंदोलनों में से एक था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जत्रा भगत या फिर एम एन रॉय? ठीक है, तो इसमें से अगर हम कहें कि एलिमिनेट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं, इन्हें हमें याद कर लेना चाहिए। तो उनके जो गुरु थे बिरसा मुंडा के, वो कौन थे हमारे? ठीक है, बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे वो थे आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे जो थे
वो उनके धार्मिक गुरु थे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? 1894 में, 89 में, 1890 में, 1895 में। ये नहीं कहना है कि इस तरह के सवाल जो फैक्ट्स बेस्ड सवाल नहीं पूछे। बीपीएससी जो है इस तरह के सवालों को पूछे जाने के लिए हमेशा से बदनाम रही है। याद कीजिए, एक बार सवाल यहाँ तक पूछ लिया गया था कि जो बिरसा मुंडा को है कब सोते हुए उठा करके ले गया था, और उसमें जो तारीख थे वो एक एक दिन के अंतर में थे, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, इस तरीके से। तो इतने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ सवाल हमारा है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? ऑप्शन है 1894, 89, 90 या फिर 95। तो इसका सही जवाब 95 के करीब में होता है, इसलिए 95 होगा। ठीक है। मुंडाओं का मुख्य विद्रोह 1895 में शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, यानी किस क्षेत्र में मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कहे वो हुआ था? चंपारण के क्षेत्र, रांची, बलिया फिर या फिर अलीपुर? ये कौन सा सही जवाब होगा? तो बिरसा मुंडा जैसा कि हमें पता है झारखंड यानी कि रांची के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। अरे ये सवाल जो है बीपीएससी ने पूछा है, और ये सवाल क्या है हमने अभी जिक्र किया था आपको, है नी, कि देखिए किस तरीके से एक एक दो दो दिन के अंतर पे ये सवाल पूछे जाते हैं। ये देखने में भले हमें बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1 फरवरी 1900 को, बी 2 फरवरी 1900 को, तीन जो सी का है 3 फरवरी 1900 को, या फिर डी 4 फरवरी 1900 को। ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसका जो आंसर है वो आप देखने और बताने से पहले क्या करें कि यहाँ पे जैसे हम आंसर आपको ऑप्शंस बता रहे हैं वो आप उसे कमेंट में डालें, और बाद में उसका असेसमेंट करें कि आपने टोटल जो हमारे लगभग 50 क्वेश्चन है उसमें से आपने कितने सही किए, जिससे आपका बेहतर तरीके से कहे तो असेसमेंट हो पाएगा। ठीक है। और साथ ही हम भी समझ पाएंगे, और आप अपने जुड़े हुए जितने भी फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम इसमें और ज़्यादा सुधार ला सके। ठीक है। तो सवाल हमारा है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है। अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो कब पकड़ा था? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने यहाँ पकड़ा था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कहेंगे। या फिर 4 फरवरी 1900 को। ठीक है। उन्हें कब पकड़ा गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3 फरवरी 1900 को, है रे। जब वो सो रहे थे तो 3 फरवरी 1900 को रात को उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। डॉक्टर के दत्त बिहार के स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास भाग 2, ये हमारा एक है कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें मान के चलना है कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है। बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तमार, संथाल, लोहरदगा या फिर पलामू? ठीक है। बिरसा का जो निवास स्थल था यानी कि कहें कि जो क्षेत्र था वो कहाँ था? ठीक है। तो उनका जो क्षेत्र था वो तमार था। ठीक है। बिरसा तमार के रहने वाले थे। तमार थाना ग्राम चलकद के निवासी थे। ठीक है। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान या धरती आबा या विश्व पिता का अवतार या नया पैगंबर मानते थे? आज भी जो है जनजातीय आंदोलन के जो महानायक महानेता जो थे उनको पूजा जाता है जनजातियों में, इवन भारत पूछता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन थे, ये कौन से नेता हैं जिनको पूजा जाता है? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, बी सिद्धू कानू, सी चांद भैरव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हमारा होगा वो होगा बिरसा मुंडा। ठीक है। हमारा बिरसा मुंडा, जिन्हें क्या कहा जाता है? भगवान कहा जाता है, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार या फिर नया पैगंबर, इस तरह के उपाधियों से अलंकृत उन्हें किया जाता है। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी भगवान और धरती आबा मान करके पूजते हैं। ठीक है।
बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया? अरे 24 अगस्त 1895 में भी बिरसा मुंडा एक बार गिरफ्तार हुए थे। एक बार तो सोते हुए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो तो किया ही गया था, लेकिन 24 अगस्त 1895 को में ही उनको जो गाँव था, उससे उनको किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि इसे उन्हें किसने गिरफ्तार किया था, ठीक है? जे पैलेटल ने, श्री मेयर्स ने, श्री इवांस ने या श्री ब्लीडर ने, है नहीं? तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा मेयर्स ने, ठीक है? मिस्टर मेयर्स ने इन्हें अरेस्ट किया था। ब्रिटिश अधिकारी मेयर्स ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त कहें सहयोगी को लोगों को भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। नहीं, अपनी एक आर्मी उन्हें चाहिए थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो उस आर्मी में जो रिक्रूटमेंट था, उस आर्मी जो में जो रिक्रूटमेंट था, वो रिक्रूटमेंट करने का जो दायित्व था, उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति को दिया था। और यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि किन्हें दिया गया था। यानी कि संथाल सॉरी ये उलगुलान विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह जिसको नाम से जानते हैं, उसमें आर्मी रिक्रूटमेंट का जिम्मा किसके पास था, ठीक है? तो देमका मुंडा, त्रिप मुंडा, सुंदर मुंडा या फिर गया मुंडा। तो ये हमारा सही आंसर होगा गया मुंडा, जो कि रिक्रूटमेंट के लिए उत्तरदायी थे, गया मुंडा। गया मुंडा को सैन्य भर्ती और रणनीतिक प्रशिक्षण का प्रभार दिया गया था। अरे 1857 की क्रांति में ये जो जिम्मेदारी थी वो अमर सिंह के था, ठीक है? अमर सिंह को था। ये भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है? बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, सी समर्थक ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति या डी उपरोक्त सभी। यानी कि बिरसा मुंडा ने जब ये विद्रोह किया था, तो उनमें उनके क्या जो थे मूल उद्देश्य थे? तो आंतरिक शुद्धि यानी कि इंटरनल प्योरिफिकेशन। उनका मानना था कि ये जो अंग्रेज है, जो बाहरी जो है, ठीक है, वो लोग जो है किसी न किसी तरीके से आकर के पूरे इस क्षेत्र को और यहाँ तक कि अपने लोगों को भी क्या कर दिए, इम्प्योर कर दिए। तो उन्हें आंतरिक शुद्धि की बात कही, साथ ही साथ विदेशी राज को उन्होंने समाप्त करने की बात कही। और वैसे लोग जो अंग्रेजों के कहें कि हिमायती थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, उनकी मुक्ति की भी बात कही थी। अरे इसलिए इसका सही जवाब होगा, वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। बिरसा मुंडा का लक्ष्य समाज सुधार, स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति पाना था। गया जिला के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाला था? यानी कि कहें तो विद्रोह किया था। ये एक छोटा सा विद्रोह था गया जिला में, कुटुंबा के किस जमींदार ने ये किया था? जमादार सिंह ने, विशुन सिंह ने, रानी साहिबा ने या फिर नारायण सिंह ने, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा नारायण सिंह ने। गया के नारायण सिंह ने इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया था। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया था। यानी ये विद्रोह देखिए कब हुआ था, 1786 के करीब, यानी बहुत पहले हुआ था। 1786 में नरहट और सामे गया जिला के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध विद्रोह कर दिया? अरे 1786 में अभी हम लोगों ने देखा किसने विद्रोह किया, तो ये राजा नारायण सिंह ने किया था, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है? और साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि और कौन से नेता थे नहीं गया जिला में, सामे और ये, तो ये राजा है, ठीक है? यहाँ ध्यान देने वाली मेरा बात है, राजा है और वहाँ वो जमींदार थे। तो राजा ने भी यहाँ पे विद्रोह किया इस क्षेत्र में 1786 में। तो वो कौन थे? राजा अकबर अली। अरे राजा अकबर अली ने, ठीक है? ऑप्शन सी, सॉरी बी। राजा अकबर अली ने 1786 में ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था और ये किस क्षेत्र में था? गया के क्षेत्र में, ठीक है? और इसी क्षेत्र में हमारे जो जमींदार थे नारायण सिंह, वो भी, ठीक है? अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी का कौन सा राजा सम्मिलित था? नहीं, टिकारी का जो राजा थे वो अवध के जो षड्यंत्र थे उसमें शामिल थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो कौन से राजा थे जो टिकारी के जो थे सम्मिलित थे? उनका नाम क्या था? मित्रजीत सिंह, अकबर अली खां, रानी साहिबा या फिर
चरणजीत सिंह। तो ये मित्रजीत सिंह थे जो इस तरह के षड्यंत्र में भारत का जो षड्यंत्र है अंग्रेजों के खिलाफ उसमें शामिल थे। राजा मित्रजीत सिंह ने अवध के वजीर अली की ब्रिटिश विरोधी गुप्त योजना का समर्थन किया था। तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दी थी? याद कीजिए 1846 का जो षड्यंत्र है उससे जुड़ा हुआ जो कहे शक जो था यानी कि कहे डाउट वो कुंवर सिंह पे भी था। ये डाउट जो था वो कुंवर सिंह पर भी था और वो कुंवर सिंह के ऊपर ये डाउट किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि उसी षड्यंत्र में 1846 के षड्यंत्र में जब ये 1857 की क्रांति हुई तो उसकी स्थिति को समझ करके कि ये कहीं ना कहीं 1857 में योगदान किया है तो उसमें से किस नेता को कहे तो बाद में 1857 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, राहूत अली, नारायण सिंह, मीर अली खां या फिर हसन अली खां, किन्हें इसमें फांसी दी गई थी? ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा हसन अली खां, यानी हसन अली खां साहब को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया। हसन अली खां को 1846 के विद्रोह षड्यंत्र का हिस्सा होने के संदेह में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा फांसी दे दिया गया था। अरे 1846 के षड्यंत्र के लिए यहाँ तक कि कुंवर सिंह को भी पटना जो है आमंत्रित किया गया था लेकिन वो वहां नहीं गए थे। ठीक है, किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीज वपन हेतु मिला था? यानी कहने का मतलब है यहाँ कि ये विद्रोह हो सके उसकी शुरुआत के लिए यानी कि साठ गांठ या यूं कहे कि कार्यनीति पे चर्चा करने के लिए 1845 में इस रेजिमेंट में कौन विजिट किया था, है नहीं, कौन विजिट किया था? ये जो 1846 का जो पूरा का पूरा षड्यंत्र हुआ था उसके लिए हसन अली खान ने, राहत अली, अली अकबर खां या फिर मित्रजीत सिंह, है नहीं, ये हमें इसमें बताना है। तो ये थे राहत अली, ये राहत अली जो थे वो थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 1846 के षड्यंत्र में दो नाम हमारे सामने आते हैं। एक तो हो गए राहत अली जो कि रेजिमेंट में लोगों से मिलते हैं इस विद्रोह के या यूं कहें कि षड्यंत्र के केस में। दूसरा हो जाते हैं हमारे हसन अली खां जिनको इस पे डाउट था, इस वजह से उनको शामिल होने की वजह से 1857 में इन्हें फांसी दी गई। और तीसरा हमारे कुंवर सिंह भी थे जो कि इस आंदोलन में होने के कहे के शक के घेरे में थे। ठीक है, लेकिन वो इससे बच निकले। राहत अली ने सैन्य रेजिमेंटों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए इन व्यक्तियों से मुलाकात की थी। बिहार में नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ, यह किससे संबंधित है? ये बहुत ही कहे तो इम्पोर्टेंट विद्रोह था जो कि 1770 से 1800 यानी कि लगभग 30 सालों तक ये विद्रोह चला। तो ये पूछा जा रहा है कि ये विद्रोह हुआ था किससे जुड़ा हुआ था? सोरा उत्पादन यानी कि साल्पेट्रेट प्रोडक्शन से, या फिर गन्ना विदेशी वस्त्रों से जुड़ा, या डी जूट उत्पादन से। यानी तो ये जो नोनिया विद्रोह था ये हमें पता है कि ये सोरा उत्पादन यानी कि सॉल्ट पेट्रे प्रोडक्शन के लिए ये जाना जाता था ये क्षेत्र, और इसी से जुड़ा हुआ जो मार्केटिंग था उससे जुड़े हुए कहें कि असंतोष की वजह से ये विद्रोह हुआ था। अरे 1770 से 1800 के बीच में, ऑप्शन ए हो सा सही। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्रों जैसे हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ था। इसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था, यानी कि बहुत ही कम रेट पे उसे खरीद करके उन्हें महंगे दामों पर एजेंट्स को बेचते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें डायरेक्ट इन्हें बेचने की अनुमति नहीं थी। तो ये डायरेक्ट बेचने लगे, यही विद्रोह लंबा चला और जिसे हम नोनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये जो जनजाति थी वो नोनिया जनजाति थी। ठीक है, 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? अरे ये लोटा विद्रोह भी पूछा जा चुका है बीपीएससी की एग्जाम में। तो ये पूछा जा रहा है कि लोटा विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ? बक्सर क्षेत्र में, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या डी
पटना के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए किसी भी तरीके का जो विद्रोह होता है वो किसी भी तरीके से किया जाता है, लेकिन उसकी जो मंशा होती है वो एकमात्र मंशा होती है। क्या होती है एकमात्र मंशा? वो होता है चैलेंज करना। व्यवस्था को चैलेंज करने की जो ताकत होती है वो विद्रोह में होती है। उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, उनके जो करने की तरीके होते हैं, उनके जो स्ट्रेटजी होते हैं, वो अलग अलग किस्म में हो सकते हैं। वो कई कभी हिंसात्मक होता है, कभी प्रतीकात्मक होता है, यानी कि सिंबॉलिक होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो लोटा विद्रोह था वो सिंबॉलिक रूप में देखने को मिलता है हमें। और ये किस क्षेत्र में, जैसे अभी एक तरह से कहे कि ये कॉकरोच पार्टी की बात चल रही है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये एक तरह से कहे कि ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। किस व्यवस्था के खिलाफ? वैसे व्यवस्था के खिलाफ जिनका मानना है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो अपनी मांगों को रखते हैं, जो अपने अधिकारों को रखते हैं, वो कहीं तरीके से कॉकरोच है, यानी कि पैरासाइट्स हैं। तो ठीक इस मानसिकता के खिलाफ ये प्रदर्शन है। ठीक उसी तरीके से लोटा विद्रोह भी एक तरह से कहे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहा। ठीक है, 1856 में। तो ये किस क्षेत्र में था? बक्सर क्षेत्र में, शाहाबाद के क्षेत्र में, सी मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, या डी पटना के क्षेत्र में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा सी, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में ये लोटा विद्रोह हुआ था 1856 के। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटा को लेकर विद्रोह किया था। अरे इस तरीके से कहे कॉस्ट कटिंग को लेकर के अंग्रेजों ने उन्हें जो कहे लोटा के जो ये था वो मिट्टी का देना, ये अल्मुनियम का देना, ये सब शुरू कर दिया था। तो वहाँ के जो कैदी थे उनका मानना था कि नहीं, हमें पीतल के लोटे पहले से मिलते आ रहे हैं और हमें पीतल के ही लोटे मिलने चाहिए। तो ये सिर्फ लोटा पे ही रूठने की बात नहीं, ये बात थी एक व्यवस्था से लड़ने की, एक व्यवस्था का विरोध करने से। ठीक है, और ये विद्रोह भी हमारे जो कहें आज़ादी की बात कहें उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले रख करती है। अरे इसका एक अहमियत है कि हमने विरोध किया, हमने सर उठाया। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? अरे ये खरवार विद्रोह जो हुआ वो किसके विरोध में किया? धार्मिक हस्तक्षेप के कारण, या फिर भू राजस्व व्यवस्था के, या फिर वनों की कटाई के विरोध में, या इनमें से कोई नहीं? ये जो खारवार विद्रोह हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? तो ये लैंड रिवॉर्डी सिस्टम जो उस समय का तत्कालीन जो था, यानी कि भू राजस्व व्यवस्था, उसके खिलाफ किया गया था। ठीक है, तो यह आंदोलन दमनकारी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों और करों के खिलाफ शुरू हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह, एक तो होता है चौरी चौरा विद्रोह, चौरी चौरा कांड, जो कि हम पढ़ते हैं मॉडर्न जो हमारा हिस्ट्री है उसमें। ठीक है, दूसरा ये हमारा मॉडर्न का ही हिस्सा है लेकिन अर्ली मॉडर्न में आता है, वो है चौरी विद्रोह। ये चौरा चौरी और चौरी दोनों अलग हैं, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अरे एग्जाम में इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें बताना है कि बिहार के चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832, 1842, सी 1798, या फिर डी हमारे 1784। और ये ई इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम पूछे जा चुके हैं, तो इस तरीके से उस समय ऑप्शन ई भी हुआ करता था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1798, यानी ऑप्शन सी। 1798 में ये चौड़ी विद्रोह हुआ था। चौड़ी विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के विरोध में 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1798। 1866 से 67 के नील खेतिहरों में बिहार में विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। है ना, एक नील विद्रोह जो है इसकी बात करते हैं ना। नील से हम बात करें कि जो नील के खेतिहर थे वो पूरे तरीके से शुरू से ही वो शोषित रहे और इसके लिए कई विद्रोह होते रहे, और उसका जो अंत कहे वो हुआ था हमारे महात्मा गांधी के विद्रोह, जो चंपारण का विद्रोह हुआ था उससे। तो ये नील विद्रोह ऐसा नहीं है कि चंपारण सत्याग्रह के ही समय में एक बार में सिर्फ देखा गया, ये छिटपुट तरीके से बीच बीच में होता रह रहा था। तो 1866-67 का जो नील खेतिहरों ने बिहार में ये विद्रोह किया था वो किस क्षेत्र में किया था? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा मुजफ्फरपुर एवं छपरा के क्षेत्र, मधुबनी एवं बेगूसराय हो जाता है बी, सी दरभंगा एवं चंपारण, डी सिर्फ चंपारण। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिगो की जो खेती होती थी वो पूरे तरीके से अगर हम देखें
तो वो चंपारण वाले क्षेत्र में होता था, और इस तरीके से ये जो विद्रोह भी है इंडिगो का, वो चंपारण वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। चंपारण क्षेत्र नील उत्पादक किसानों द्वारा किए गए शुरुआती विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। मुंगेर का बहियातल विद्रोह, अरे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहियातल जिसको कहते हैं, विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि की वापसी। अरे ये जो बकास लैंड हुआ करते थे उस टाइम, जो कहे कि वो कब्जा कर लिए गए थे, उसके वापसी के लिए, या मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो इसके लिए, या फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति यानी कि एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या वर्ग युद्ध को शुरुआत करना है। क्लास वार, एक क्लास वार का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म से मिलता है। ठीक है, ये बाद में मार्क्स ने इसको डिफाइन किया है। तो ये क्लास वार की क्लास वार की जो युद्ध है उसकी शुरुआत की बात करते हैं। किसके विरोध में ये हमारा बहियातल जो मुंगेर का जो विरोध हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था, किसके लिए हुआ? ठीक है, तो इसका सही सा जवाब जो है वो होगा ऑप्शन ए, बकास भूमि की वापसी। किसानों ने जमींदारों द्वारा कब्जे में ली गई अपनी बकास जमीन वापस पाने के लिए यह आंदोलन किया था। ठीक है। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था? अरे वो था कि जितने भी जमीन है वो पूरे का पूरा जो अधिकार है वो किस पे था? जमींदार का। और जोतदार सिर्फ जोतदार था, मतलब सिर्फ उस पे वो जोत करके खेती करता, मजदूरी करता था, और उसका जो मालिक होता था वो जमींदार होता। तो इसी सिस्टम के खिलाफ में जो 1936 में जो सत्वाधिकार नीति के खिलाफ में जो विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, वो किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? नहीं, तो इसका जो सही होगा वो बकास मूवमेंट के नाम से जाना जाता है 1936 के करीब में। ठीक है, पक्ष नहीं, ये बकास होगा। ठीक है, बकास आंदोलन यानी कि सी ऑप्शन। यह आंदोलन बकास भूमि पर किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए जमींदारी शोषण के खिलाफ चलाया गया था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? अरे जो सन्यासी विद्रोह का है वो हुआ था। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? नहीं, सन्यासी विद्रोह जनरली बंगाल के क्षेत्र में जो हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार का भी कौन सा क्षेत्र था जो प्रभावित था। तो जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, पटना, बी पूर्णिया, सी गया, या डी नालंदा। तो जाहिर सी बात है कि वो क्षेत्र इसके करीब में आएंगे जो कहें कि अगर हम बंगाल के करीब में जो क्षेत्र आते हैं वो। तो इस तरीके से पूर्णिया इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह गतिविधियों का मुख्य केंद्र के रूप में था बिहार में। ठीक है। बिहार में नूनिया विद्रोह जो 1778 से 1800, अभी हम लोगों ने देखा था 1770 भी मान के चले यहाँ से। ठीक है, 1800 अलग अलग स्टेटमेंट्स मिलेंगे हमें। तो 1778 या 1800 के मध्य हुई थी। वो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया, या फिर उपर्युक्त सभी? यानी कि जो नूनिया विद्रोह अभी हम लोगों ने देखा, सोरा उत्पादन को लेकर के जो असंतोष था मार्केटिंग को लेकर के, वो विद्रोह, ठीक है, वो विद्रोह किस जिले को प्रभावित किया था? ऑप्शन है सारण, बी वैशाली, सी पूर्णिया, या डी सभी। तो ये सभी जो क्षेत्र थे वो प्रभावित थे। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के कारण नूनिया विद्रोह से सारण, वैशाली और पूर्णिया जैसे प्रमुख सोरा उत्पादक जिले प्रभावित थे। किसी समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें बताना है कि किस पत्र में, यानी यानी कि किस समाचार पत्र में, किस पेपर में ये स्टेटमेंट आया था कि बिहार जो है हिंदू मुस्लिम एका, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द में सबसे अग्रणी है उस टाइम, और ये हमारे देश की ज़रूरत है, उस टाइम की बात की जा रही है। तो ये किस पेपर में, यानी कि किस न्यूज़पेपर में ये छपा था? ऑप्शन ए है बंगाली, बी इंडियन मिरर, सी युगांतर, या डी तिरहुत समाचार। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा इंडियन मिरर होगा। हम लोग जो है एक से सर जितने भी न्यूज़पेपर्स है उस पे भी लाएंगे
क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो योगदान है आज़ादी में वो बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में यूँ कहें कि जितने भी हमारे नेता होते थे, वो अपनी बात जनता के पास इस जन आंदोलन की जो बातें हैं वो करने के लिए इनका माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारे जितने भी कहें आंदोलनकारी थे प्रमुख, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी अखबार से ज़रूर और पत्रिकाओं से ज़रूर जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से इसके योगदान को देखते हुए हम लोग इस पे एक स्पेशल सेशन भी लाएँगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, ताकि आपकी जो तैयारी है बीपीएससी की वो बेहतर हो सके, और साथ ही साथ आप इस चैनल्स के जितने भी अपडेट्स हैं, पीडीएफ है, इन सबों को पाने के लिए आप इस चैनल्स के जो कुछ आपके जो टेलीग्राम चैनल है हमारा शिक्षा मार्ग, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको बेहतर अपडेट मिल सके। साथ ही अपने आप दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारी जो कहे कि रीच है चैनल की वो आगे बढ़ सके, और हम बेहतर आपको इसी तरीके से जो कहे तैयारी में मदद करते रहें, ठीक है? तो हमारा ये अगला सेशन जो है कहें कि वो एक न्यूज़पेपर पे भी होने वाला है, ठीक है? ख़ैर, तो ये हमारा सवाल था कि जिस समय अंग्रेज़ जो थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से काम कर रहे थे और पूरा देश जो था हिंदू-मुस्लिम की जो बात कहें वैमनस्यता से भरा पड़ा था, तो वैसी स्थिति में हमारा बिहार उस समय एक मिसाल के रूप में खड़ा हुआ था, और इसकी जो प्रशंसा था, वो इंडियन मिरर में छपा था, ठीक है? इंडियन मिरर नामक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? यानी ये जो 1900 जो कहे कि 19 में या फिर उससे पहले 1909 में ही प्रयास किया गया था छोटे रूप से, और बाद में इसे बढ़ा करके 1919 पे ज़्यादा कर दिया गया था। निर्वाचन का प्रणाली जो इसमें था पृथक का, है नी? ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, उसको हमारे किस बिहारी नेता ने कहा था कि ये बहुत ही मिस्चीवियस प्लान है नी? ये बहुत ही कहे तो दुष्टता पूर्वक योजना थी। ये किस बिहारी नेता ने इसका कहे तो कटाक्ष किया था, या इस पे ये टिप्पणी की थी? तो ए ऑप्शन है हसन इमाम ने, बी अली इमाम, सी मजरूहुल हक, यानी यहाँ पे मजरूहुल हक होगा, ठीक है, और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हसन इमाम साहब ने कहा था कि ये दुष्टतापूर्ण योजना है। राष्ट्रवादी नेता हसन इमाम ने पृथक निर्वाचन मंडल की योजना की कटु आलोचना की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन यानी इलाहाबाद में जो हुआ था 1910 में, बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यानी हमारे कितने नेताओं ने जो बिहार से थे वो इस इलाहाबाद अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो ये फैक्ट बेस्ड है, 39 हमारे सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व कुल 39 सदस्यों ने किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन यानी कांग्रेस का जो बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन था, ध्यान दीजिएगा कांग्रेस दो तरीके से अधिवेशन होता था। एक होता था नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल का जो कांग्रेस था, ठीक है, उसके अलग विंग भी थे स्टेट में, जैसे बिहार में भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेट विंग है बिहार में कांग्रेस की, उसकी बात की जा रही कि ये जो बिहार के प्रांतीय सम्मेलन था, उसका 7वां अधिवेशन जो था 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कांग्रेस का जो अधिवेशन है बिहार में जो हुआ है वो मात्र 2 बार हुआ है, ठीक है? और इस तरीके से 3 अप्रैल 1915 कह रहे हैं, एक तो 12 में हुआ है और एक 22 में हुआ है, ठीक है? तो ये 15 करके कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये गलत है या फिर क्या है, ठीक है? तो ये प्रांतीय कांग्रेस और ये प्रांतीय कांग्रेस का जो सम्मेलन था, वो उसकी बात की जा रही है। तो ये कहाँ हुआ था? भागलपुर में, ऑप्शन ए है पटना में, बी भागलपुर, सी छपरा, या डी बेतिया। किस क्षेत्र में ये हुआ था? और ये इसलिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, यानी, और जो कि हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा छपरा, है नी? ये इसकी अध्यक्षता किया था नंद किशोर लाल ने, है नी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? यानी आज जो हमारा पटना विश्वविद्यालय है, पटना यूनिवर्सिटी है, जिसके अंतर्गत जो कहें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे पटना कॉलेज है, पटना लॉ कॉलेज है, मगध महिला है,
ठीक है। इस तरीके से जो बहुत सारे कॉलेज आते हैं, पटना विमेंस कॉलेज है। तो ये जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना के लिए, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय, उसमें ये इंट्रोड्यूस कौन किया था ये बिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी सर शंकर नारायण, या डी री शंकर बनर्जी, किन्होंने ये कहें कि बिल लाया था। तो उस समय जो सर शंकर नारायण थे, सॉरी नारायण नायर थे, ठीक है, नायर, वो उन्होंने इस पे अपना बिल लाया था पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए। सर शंकर नारायण ने तत्कालीन विधायिका में इस शिक्षा विधेयक को पेश किया था कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी चाहिए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुआ, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन 1917 में कहाँ बुलाया गया था? नहीं, पटना विश्वविद्यालय पे एक तरह से कहे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन को बुलाया गया था, और वो कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर, मतलब उसमें कहें कि जो सुविधाएं थी, या यूँ कहें कि जो कुछ बदलाव था, उसके लिए एक प्रांतीय सम्मेलन बुलाया गया था, वो कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में, बांकीपुर, सोनपुर, या डी दानापुर। किस ऑप्शन के साथ हमारा ये सही जवाब होगा? तो हमारा जो सही जवाब है वो है बांकीपुर, है नहीं, बांकीपुर जो है पटना यूनिवर्सिटी से ठीक पहले अशोक राजपथ के एरिया से जब हम गुजरते हैं तो मिलता है जो क्षेत्र है कारगिल चौक से जस्ट पीएमसीएच वाले एरिया में। तो ये बांकीपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या बुलाई गई थी? सम्मेलन हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का, ठीक है। इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप विरोध प्रकट किया गया। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था, ठीक है। एक बात ध्यान देंगे, पटना यूनिवर्सिटी के विरोध, इससे ये नहीं समझना है कि हमारे जितने भी नेता थे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का विरोध करके हमारे देश के अहित के रूप में काम कर, नहीं, उस तरीके से कहे जो भी एस्टैब्लिशमेंट थे उस समय, उसके खिलाफ विरोध करना था, ठीक है। हमारा एक उद्देश्य होता था, हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो हमारे नेता थे, प्रणयक थे, उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हमें विरोध करना है, तो इसीलिए इस एक्ट का भी विरोध किया गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की थी? यानी होम रूल कार्यकर्ता थे ये, बिहार में भी हम लोगों ने देखा था कि होम रूल आंदोलन चला था, ठीक है। तो वो जो कह रहे हैं कि ये बाल मुकुंद साहब थे, बाल मुकुंद वाजपेयी ने, वो किस बुक की रचना की थी, यानी कि किस किताब की रचना, एक बुकलेट उन्होंने किया था, तो वो किसका किया था? स्वराज कथा, भारत माता की जय, होम रूल कथा, या तिरहुत समाचार। है नहीं, बीपीएससी इस तरह से पूछते रहता है। जैसे एक है देशेर कथा, है नहीं, देशेर कथा यानी कि देश की कहानी, तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमेशा पूछते रहता है। नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से पूछा जा रहा है कि बाल मुकुंद ने क्या लिखा था, तो इसका जो सही जवाब होगा स्वराज कथा। बाल मुकुंद वाजपेयी ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए स्वराज कथा की रचना की थी। किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? यानी कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वो पूछा जा रहा है कि किसके मतलब प्रयत्न से हुआ। यानी एक तो 1917 में अभी हम लोगों ने देखा कि वो हुआ था विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था पटना यूनिवर्सिटी एक्ट पे विरोध प्रदर्शित करने के लिए। और एक हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था। तो ये पूछा जा रहा है कि दूसरा जो हुआ बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, इसमें पूरे तरीके से किन का प्रयास रहा है? नहीं, एक जो छपरा में हुआ था हम लोगों ने वो देखा, ठीक है। तो ये दूसरा प्रयास जो हुआ किसके वजह से हुआ था? तो जीके गोखले, श्री द्वीप नारायण सिंह, श्री कृष्णा सिंह, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किनके प्रयास से हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा, उनके प्रयासों से ये हुआ था, ठीक है। दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयासों से ही दूसरे प्रांतीय अधिवेशन सफल आयोजन संभव हो सका। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? है नहीं, ये जो बॉयज एसोसिएशन था उसके संस्थापक कौन थे, ये हमें बताना है। अशफाक खां, सूर्यदेव नारायण वर्मा, जगदीश्वर प्रसाद, या डी सतीश चंद्र। तो ये हमारे
क्रांतिकारी जो थे वो सूर्यदेव नारायण वर्मा, उनके कहे कि प्रयासों से बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी? बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों से, ठीक है, बंगाल में जो क्रांतिकारी थे, यंग बंगाल वगैरह करके, उस बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, यानी तो ये दरभंगा में, बी पटना, सी भागलपुर, या डी आपके आरा में हुआ था। तो ये हमें पता है कि बॉयज एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? दरभंगा में हुआ था, ठीक है। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अशफाक खान ने किया था, जो कि एक बैरिस्टर थे। ये संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि बॉयज एसोसिएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो 1909 यानी कि 3 मार्च 1909, और क्षेत्र हमारा दरभंगा राज मैदान है उससे हुआ था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपके हम कह सकते हैं कि जितने भी बीपीएससी की जो ये आने वाले एग्जाम से, यानी कि प्रीलिम्स है 72वीं, और साथ ही साथ बिहार जो एसएससी है उससे जो आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है सीजीएल का और जो सीएचएसएल का, उसमें ये सारे जो सवाल है मुख्य रूप से पूछे जाते रहे हैं और इनकी जो संभावना है वो बनी रहती है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल जितने भी थे वे जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, जिसमें हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से कहे ये जनजातीय आंदोलन को कवर किया एमसीक्यू के फॉर्म में। इसमें हम लोगों ने मुंडा विद्रोह से लेकर के चेर विद्रोह, फिर नोनिया विद्रोह और बहुत सारे जो छोटे मोटे जो विद्रोह थे उसको देखा। ठीक उसी तरीके से इसमें हम लोगों ने कांग्रेस की जो शुरुआती दौर थे बिहार में उसको भी हम लोगों ने इसमें देखा। तो 72वीं एग्ज़ाम जो आने वाला है हमारा प्रीलिम्स का, यानी कि बीपीएससी का, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा। इससे पहले वाला सेशन 1857 की क्रांति और बिहार की जो भूमिका है उस पे जो सेशन है उसे इस डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप उसे भी देखें ताकि आपकी जो तैयारी है वो होलिस्टिक रूप से अच्छी हो सके। और साथ ही हमारा जो चल रहा है ब्रह्मास्त्र का जो सीरीज, जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चंस को डील करने का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसके तहत हमने एपिसोड 6 तक लाया है। उसे भी देखें, उसके प्लेलिस्ट को चेक करें, और इस तरह के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जितने भी हमारे सेशन, जो कि अभी हम फिलहाल एमसीक्यू बेस में ही सिर्फ ला रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम की जो अवधि है बहुत ही सीमित है, और इस तरीके से हम देखें कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी को और धार देने के लिए जो कुछ हमारा प्रयास हो सकता है वो हम कर रहे हैं। इसे आप कहें तो बढ़ावा देने के लिए, इसे आप कहें तो उत्साहवर्धक अपनी एक कह सकते हैं स्टेप लेकर के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वैसे लोगों को शेयर करें जिनको इनकी काफ़ी ज़रूरत है। इन सारे वीडियोस को आप लाइक करें ताकि जो यूट्यूब का जो मैकेनिज़्म है वो उसे पसंद करे। लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो की जो मतलब कहें शेयरेबल या फिर जो रीचनेस है वो बढ़ जाती है, काफ़ी लोगों तक ये पहुंचती है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो सब्सक्रिप्शन का जो हमारा कहें जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे, और साथ ही आपकी जो तैयारी है उसमें बेहतर मदद मिल रही होगी। तो इसी आशा के साथ कि अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।